नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 15 फरवरी सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में जल्द शुरू होगी CET रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, तैयार रखें अपने सभी डॉक्यूमेंट्स। सरकारी नौकरी आयुष विभाग में लेक्चरर भर्ती का नोटिफिकेशन हुआ जारी, एज लिमिट 45 साल, बताएंगे पूरी अपडेट। हरियाणा के इस कॉलेज से करें इंजीनियरिंग की पढ़ाई, मिलेगी लाखों की जॉब प्लेसमेंट। हरियाणा शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों की टाइमिंग में किया बदलाव, बताएंगे क्या रहेगा नया शेड्यूल। फरीदाबाद में CM नायब सिंह सैनी की घोषणा, अगले 5 साल में देंगे 2 लाख पक्की नौकरियां। केंद्र व आंदोलनकारी किसानों की मीटिंग बेनतीजा निकली। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में छठी वार्ता होगी, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी होंगे शामिल। और PM नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा से वापस दिल्ली लौटे। भारत को F-35 फाइटर जेट देने के लिए अमेरिका हुआ तैयार। और अब खबरें विस्तार से। फरवरी की शुरुआत से ही हरियाणा का मौसम लगातार बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी गर्मी का एहसास हो रहा है तो कभी शीतलहर के कारण ठंड महसूस की जा रही है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि सर्दियों के कपड़े संभाल कर रखें या फिर पैक कर दें। मौसम विभाग के अनुसार हवाओं की दिशा में बदलाव के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। आने वाले दिनों में फिर से ठंड महसूस हो सकती है। 2 दिन पहले तक जहाँ अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया था, वहीं अब यह 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है। कुछ जिलों में तापमान इससे भी कम है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक 14 फरवरी रात से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से 15 और 16 फरवरी को हल्की बारिश हो सकती है और बादल छाए रहेंगे। वहीं 15, 19 और 24 फरवरी को एक के बाद एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होंगे, जिससे पूरे प्रदेश में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि वर्तमान तापमान फसलों के लिए अनुकूल है, जिससे इस बार अच्छी पैदावार होने की संभावना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा एवं होम्योपैथी विभाग में भर्ती का एक नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आयुर्वेद में डिग्री होनी चाहिए। साथ ही संबंधित विषय में पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। देवनागरी में हिंदी लिखने का ज्ञान, वहीं राजस्थानी कल्चर की जानकारी भी होनी चाहिए। एज लिमिट न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 45 साल होनी चाहिए। सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 14 यानी ग्रेड पे 5400 के अनुसार मिलेगी। रिटर्न एग्जाम के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। पंडित भगवत दयाल शर्मा पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रोहतक द्वारा आयुष्मान मित्र के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां अस्थायी आधार पर की जाएंगी। आपको बता दें कि ये भर्तियां निःशुल्क होंगी, अतः किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क जमा नहीं करना होगा। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को ईमेल के माध्यम से आवेदन करने होंगे। शैक्षणिक योग्यता जानने के लिए आधिकारिक अधिसूचना चेक कर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 25 फरवरी 2025 सायं 5 बजे तक रहेगी। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। आज हम आपके लिए हरियाणा के एक ऐसे कॉलेज के बारे में जानकारी लेकर आए हैं जहां के छात्र को 62 लाख रुपए की नौकरी मिली है। जॉब प्लेसमेंट के मामले में यह सबसे बेस्ट कॉलेज है। यह कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट, IIT और IIM को भी पीछे छोड़ चुका है। हम जिस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं वह इंजीनियरिंग के लिए मशहूर हरियाणा का एक बहुत ही फेमस कॉलेज है। तो बता दें कि हरियाणा का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र का प्लेसमेंट कई इंजीनियरिंग कॉलेजों में से बेहतरीन है। NIT कुरुक्षेत्र के छात्रों को लाखों के पैकेज का जॉब प्लेसमेंट ऑफर की गई है। इस वर्ष BTech इंजीनियरिंग के 874 छात्रों का सिलेक्शन प्लेसमेंट सेशन में हो चुका है। वहीं NIT कुरुक्षेत्र में इंजीनियरिंग का हाईएस्ट प्लेसमेंट पैकेज की बात करें तो 62,75,000 रुपए तक रहा है। NIT कुरुक्षेत्र को हरियाणा का बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक माना जाता है। ऐसे में अगर आप भी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो NIT कुरुक्षेत्र से कर सकते हैं। यहाँ से इंजीनियरिंग करने के बाद आपको अच्छी जॉब प्लेसमेंट मिल सकती है। हरियाणा सरकार ने स्कूलों के समय में बदलाव कर दिया है। इसमें गर्मियों व सर्दियों के लिए अलग अलग समय रखा गया है। इस बार समय से पहले ही स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। इससे पहले सरकार मार्च महीने में स्कूलों के समय में बदलाव करती थी, लेकिन इस बार इसे 16 फरवरी से लागू किया जा रहा है। शिक्षा निदेशालय द्वारा स्कूलों की टाइमिंग को स्कूल टाइप के हिसाब से 3 हिस्सों में बांटा गया है। इसमें सिंगल शिफ्ट स्कूल और डबल शिफ्ट स्कूल की पहली व दूसरी शिफ्ट के हिसाब से टाइमिंग तय की गई है। मौसम के हिसाब से स्कूलों की 2 टाइमिंग निर्धारित की गई है। इस संबंध में स्कूल शिक्षा निदेशालय की ओर से आदेश जारी कर दिए गए
गए हैं। ये आदेश सरकारी के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों पर भी लागू होंगे। सिंगल शिफ्ट वाले स्कूलों का समय गर्मियों के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2:30 बजे तक रहेगा। यह टाइमिंग 16 फरवरी से लेकर 14 नवंबर तक लागू रहेगा। वहीं सिंगल शिफ्ट के लिए सर्दियों के समय की बात करें तो 9:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक रहेगा। स्कूलों का यह समय 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक मान्य रहेगा। डबल शिफ्ट स्कूल की पहली शिफ्ट के लिए गर्मियों में समय सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगा। यह टाइमिंग 16 फरवरी से लेकर 14 नवंबर तक लागू रहेगी। सर्दियों के लिए समय सुबह 7:55 से लेकर दोपहर के 12:30 बजे तक रहेगा। यह टाइमिंग 15 नवंबर से लेकर 15 फरवरी तक मान्य रहेगी। वहीं डबल शिफ्ट वाले स्कूलों के लिए सेकंड शिफ्ट का समय दोपहर 12:45 से लेकर शाम 6:15 बजे तक रहेगा। यह टाइमिंग गर्मियों में 16 फरवरी से लेकर 14 अक्टूबर तक लागू रहेगी। तो वहीं सर्दियों में यह समय दोपहर 12:40 से लेकर शाम 5:15 बजे तक रहेगा। यह टाइमिंग 15 अक्टूबर से लेकर 15 फरवरी तक मान्य रहेगी। हरियाणा में सीईटी परीक्षा का इंतजार कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खबर है। जल्द ही यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा के जल्द आयोजन के संकेत हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से दिए गए हैं। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह की तरफ से अपने ट्विटर हैंडल पर एक जानकारी साझा की गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि सीईटी के लिए जल्द ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हरियाणा एसएससी के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी दी कि आप सभी भावी उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सीईटी 2025 का रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने जा रहा है। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। ऐसे में जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं वह समय रहते अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें ताकि उन्हें रजिस्ट्रेशन के समय कोई दिक्कत न आए। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के प्रतिनिधि मंडल की शुक्रवार 14 फरवरी को चंडीगढ़ में 5वें दौर की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में 28 किसान नेता शामिल हुए। तो वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत पर चिंता जताई। करीब 3.5 घंटे चली मीटिंग में कोई हल नहीं निकला। मीटिंग के बाद डल्लेवाल ने कहा कि मीटिंग पॉजिटिव रही। अब अगली मीटिंग 22 फरवरी को होगी। इस 22 तारीख की मीटिंग में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि किसान नेताओं के साथ हमारी अच्छे माहौल में मीटिंग हुई है। हमने किसान नेताओं की सभी मांगे सुनी, साथ ही हमने उन्हें किसानों के लिए बजट में दिए गए फैसलों के बारे में भी बताया। 22 फरवरी को चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में एक बैठक होगी। बता दें कि किसान हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 13 फरवरी 2024 से फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के कानून समेत कई अन्य मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से JEE मेन के परीक्षा परिणाम में इन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी पीछे नहीं रहे हैं। इस परीक्षा में सरकारी स्कूलों के 327 स्टूडेंट्स ने 85 से लेकर 99 परसेंटाइल तक हासिल किया है। शीर्ष 10 की सूची में फरीदाबाद जिले से सबसे ज्यादा यानी 4 छात्र शामिल हैं। ओवरऑल रिजल्ट की बात की जाए तो 10 विद्यार्थियों ने 99 परसेंटाइल, 26 विद्यार्थियों ने 97 परसेंटाइल, 52 विद्यार्थियों ने 95 परसेंटाइल, 98 विद्यार्थियों ने 90 परसेंटाइल व 144 स्टूडेंट्स ने 85 परसेंटाइल हासिल कर प्रतिभा का परिचय दिया है। इनमें ज्यादातर छात्र ऐसे हैं जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है। किसी के पिता खेती-बाड़ी करते हैं तो किसी का पिता प्राइवेट नौकरी और मजदूरी कर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है। JEE मेंस का रिजल्ट यह बताने के लिए काफी है कि कमजोर आर्थिक स्थिति आपको कामयाबी हासिल करने से नहीं रोक सकती है, क्योंकि सरकारी स्कूल के टॉप 10 में शामिल ज्यादातर बच्चों के परिवारों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर है। अगर सब कुछ सही रहा तो अप्रैल के पहले सप्ताह से हिसार एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू हो सकती हैं। नागर विमानन महानिदेशालय यानी DGCA की एक टीम इन दिनों एयरपोर्ट का निरीक्षण कर रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए सभी पैरामीटर की जांच की जा रही है। इनमें सुरक्षा व्यवस्था, रनवे लाइटिंग, बाउंड्री वाल और सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। DGCA की टीम हिसार एयरपोर्ट का लाइसेंस जारी करने से पहले सभी मानकों की बारीकी से जाँच करेगी। बता दें कि महाराजा अग्रसेन हिसार हवाई अड्डे को 7,200 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निरीक्षण के दौरान एयरपोर्ट के सभी पैरामीटर सही पाए गए हैं। अगर सभी मानकों पर एयरपोर्ट खरा उतरता है तो जल्द ही DGCA लाइसेंस जारी कर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार DGCA से लाइसेंस मिलने के बाद हिसार एयरपोर्ट से चंडीगढ़, अयोध्या, अहमदाबाद, जयपुर और जम्मू के लिए फ्लाइट सेवाएं शुरू हो जाएंगी। पहली फ्लाइट अयोध्या के लिए रवाना होगी। कांग्रेस ने हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। बीके हरिप्रसाद को हरियाणा और रजनी पाटिल को हिमाचल व चंडीगढ़ का प्रभारी लगाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पंजाब से जनरल सेक्रेटरी लगाया गया है। पार्टी ने हरियाणा के प्रभारी दीपक बाबरिया की छुट्टी कर दी है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बीच उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। इसके बाद विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने प्रदेश प्रभारी के पद से इस्तीफे की पेशकश की थी, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने उनका इस्तीफा नहीं लिया था। हाल ही में निकाय चुनाव में उन्होंने कांग्रेस की 4 संगठन
संगठनात्मक सूची भी जारी कर कांग्रेस में गुटबाजी को रोकने का प्रयास किया था। हरियाणा में कांग्रेस ने 5 साल के अंतराल में अब तक 3 प्रभारी बदले हैं। 12 सितंबर 2020 को विवेक बंसल को प्रभारी लगाया गया था। साल 2023 में बंसल को हटाकर शक्ति सिंह गोहिल को हरियाणा का प्रभारी लगाया गया था। वह 6 महीने ही प्रभारी रहे। इसके बाद कांग्रेस ने 9 जून 2023 को दीपक बाबरिया को प्रभारी बनाया। विवेक बंसल से पहले गुलाम नबी आजाद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं। कांग्रेस ने जितने भी प्रभारी लगाए हैं वह आज तक हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी को समाप्त नहीं कर पाए। बीके हरिप्रसाद के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस समय गुटबाजी को थामने की ही रहेगी। हरियाणा में गुटबाजी के कारण कांग्रेस अच्छे माहौल के बावजूद चुनाव हार गई थी। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरा खत्म कर वापस दिल्ली लौट आए हैं। उन्होंने शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर यानी मोलभाव करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की घोषणा की है। इसके साथ ही उन्होंने साल 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की भी बात कही। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति चुने जाने पर ट्रंप को बधाई दी है। मोदी ने कहा कि यह खुशी की बात है कि मुझे ट्रंप के साथ दोबारा काम करने का अवसर मिला है। मेरे और डोनाल्ड ट्रंप के मिलने का मतलब 1 और 1 11 है। अमेरिका से 119 अवैध अप्रवासी भारतीयों का दूसरा बैच शनिवार की रात 10 बजे पंजाब के अमृतसर पहुंचेगा। इसमें पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग सवार होंगे। विमान के अमृतसर में लैंड करने के समय को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कोई पुष्टि नहीं की है। 16 फरवरी को भी रात 10 बजे एक और विमान अप्रवासी भारतीयों को लेकर आएगा। इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान C-17 से 104 भारतीयों को अमृतसर पहुंचाया गया था। इन लोगों के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर लाया गया था। इस बार भारतीयों को कैसे डिपोर्ट किया जाएगा, क्या उन्हें फिर से हथकड़ी या बेड़ियां पहनाकर भेजा जाएगा, इसे लेकर कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। अमृतसर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आज कहा, पंजाब में अवैध अप्रवासियों के विमान उतारना गलत है। यह पंजाब को बदनाम करने की साजिश है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन करके अवैध अप्रवासियों की एंट्री बैन करने का ऐलान किया था। उन्होंने अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा डिपोर्टेशन करने को कहा था। ट्रंप का मानना है कि दूसरे देशों से लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसकर अपराध करते हैं। यहाँ नौकरियों के बड़े हिस्से पर अप्रवासियों का कब्जा है। इससे अमेरिकी लोगों को नौकरी नहीं मिलती। दिल्ली में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में सीएम और मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 19 या 20 फरवरी को होने की संभावना है। दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठक हुई है। सूत्रों के मुताबिक 48 विधायकों में से 9 नाम छांटे गए हैं, जिनमें से मुख्यमंत्री को चुना जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका से वापस लौट चुके हैं और अब दिल्ली के सीएम के नाम का ऐलान होने की संभावना है। सीएम के प्रमुख उम्मीदवारों में से एक प्रवेश वर्मा ने कहा, भाजपा सरकार के प्रमुख एजेंडे में विकास, साफ पानी की सप्लाई, साफ हवा जैसे मुद्दे हैं। इसके साथ ही यमुना की सफाई भी शामिल है। पार्टी ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया है और नदी को निर्मल करने का अपना वादा पूरा करेगी। 8 फरवरी को आए दिल्ली चुनाव के रिजल्ट में भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद सत्ता में वापसी की है। टेक कंपनी एप्पल 19 फरवरी को नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। यह आईफोन SE 4 हो सकता है। कंपनी के फाउंडर और CEO टिम कुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट कर लॉन्च इवेंट की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने एक छोटा वीडियो शेयर किया जिसमें सिल्वर रंग का एप्पल लोगो है। उन्होंने बताया कि नए फैमिली मेंबर से मिलने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ किसी फोन का नाम मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन पूरे आसार हैं कि फैमिली में जुड़ने वाला नया सदस्य आईफोन SE 4 होगा। इसके अलावा कंपनी नए पावर बिट्स Pro 2 ईयरबड्स, M4 मैकबुक एयर, M3 iPad एयर और 11वीं जनरेशन का iPad भी लॉन्च कर सकती है। यह कंपनी का सबसे सस्ता फोन होगा और इसकी कीमत की बात करें तो iPhone 15 से कम होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार फोन 43,490 रुपए में लॉन्च किया जा सकता है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 199 अंक की गिरावट के साथ 75,939 के स्तर पर क्लोज हुआ। निफ्टी में भी 102 अंक की गिरावट रही और ये 22,929 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं BSE स्मॉल कैप 1522 अंक गिरकर 45,411 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 25 में गिरावट और 5 में तेजी रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 41 में गिरावट और 9 में तेजी रही। सन फार्मा, लार्सन एंड टूब्रो, अडानी पोर्ट्स और एक्सिस बैंक ने बाजार को गिराने में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया। तो वहीं ICICI बैंक,
इन्फोसिस, TCS और भारतीय एयरटेल ने सेंसेक्स को ऊपर खींचा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 91 रुपए गिरकर 85,998 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 2,404 रुपए बढ़कर 97,953 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 80,050 रुपए और 10 ग्राम की 24 कैरेट सोने की कीमत 87,310 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।